दीन इस्लाम के 5 अरकान हैं। उसमें से एक रुकन का नाम है ज़कात। नमाज और रोज़ा ये तो बदनी इबादात हैं और अमीर और गरीब की तखसीस के बग़ैर हर आकिल बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं। ज़कात भी एक माली इबादत है और साहिब इस्तिताअत लोगों पर फ़र्ज़ है। आप हज़रात में से जो यहाँ मौजूद हैं और जो देख रहे हैं मदनी चैनल पर, एक बहुत बड़ा तबका होगा जिस पर ज़कात निकालना फ़र्ज़ होगा, और यही इस कोर्स का मकसद और मकसूद है कि जो चीज़ें हम पर फ़र्ज़ हैं उसकी अदायगी, उससे मुताल्लिक़ जो ज़रूरी मसाइल हैं जिनकी वजह से वो इबादत दुरुस्त अदा हो सके, सही अदा हो सके, किसी गलत फहमी का हम शिकार हैं, वो गलत फहमी हमारे जहनों से क्लियर हो जाए, कोई उलझन है उस चैप्टर से मुताल्लिक वो उलझन क्लियर हो जाए, और फिर आखिर में सवाल जवाब, मजीद अगर कुछ पूछना हो तो फिर आप सवाल जवाब के जरिए ज़रूरी बातें पूछ सकते हैं। तो आज का जो मौजू है वो है ज़कात। मैं ज़कात के हवाले से कोई फ़ज़ाइल और वईद तो बयान नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये चीज़ें आप सुनते ही रहते हैं और उसी सुनने की बरकत है कि आप यहाँ मौजूद हैं। असल मुहर्रिक वही बयानात हैं कि जिसने हमें यहाँ लाकर बिठा दिया है। हम अपना आराम छोड़कर, नींद छोड़कर इल्म दीन हासिल करने के लिए यहाँ जमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा आना कबूल फरमाए। तो मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़कात का चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं कि इसे समझा ना जा सके या इसे याद ना रखा जा सके या ये हमारे जहनो दिमाग में उतर ना सके। सिर्फ चंद बातें ऐसी हैं, चंद कायदे कानून और चंद नुक्ते ऐसे हैं कि जिन्हें हम अपने जहन में बिठा लें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जो फरीज़ा है, फरीज़ा ज़कात, इससे मुताल्लिक तमाम ही ज़रूरी मसाइल हम एक निशिस्त में आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो देखिए, मैं आप हज़रात के सामने 4 नुक्ते बयान करूंगा। 4 नुक्ते ऐसे हैं कि वो आपने जहन में बिठा लिए तो फिर आप ज़कात के मोतद बिहा ज़रूरी और बुनियादी मसाइल से बखूबी आगाह हो जाएंगे। लिखिए, नंबर 1, नुक्ता नंबर 1। जो नहीं लिख रहे उनसे गुजारिश करूंगा कि कागज़ और कलम का इस्तेमाल जितना आज ज़रूरी है शायद किसी और दिन ज़रूरी हुआ हो। बाद से मौके आते हैं कि जिसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। आजकल निकाह होता है तो दूल्हे के हाथ में जो है वो कलम होता है, उसके सामने कागज़ होता है। क्या ख्याल है, इन दोनों चीज़ों के बगैर कोई निकाह होता है? हमारा एक इल्तिज़ाम किया जाता है। तो इल्म दीन जो है वो भी कागज़ और कलम के बगैर नहीं सीखा जाता। इल्म दीन के लिए कागज़ और कलम बहुत ज़रूरी है, और ये कागज़ और कलम वो 2 चीज़ें हैं जो रोज़े अव्वल से औलिया और सालिहीन की अलामत और उनके साथ शुमार चीज़ें, यानी उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा रही हैं। तो पहला नुक्ता ये है कि अमूमी शराइत और उनकी तफसील, शराइत और उनकी तफसील, ज़कात के हवाले से पहला नुक्ता जिस पर हमने गुफ्तगू करनी है, शराइत और जी क्या है आगे की तफसील। दूसरा नुक्ता, अमवाले ज़कात, अमवाले ज़कात।
तीसरा नुक्ता मुस्तहिक़ ज़कात, और चौथा नुक्ता है अदायगी ज़कात में शरई पेचीदगियाँ। ये चार नुक्ते हैं जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, और इन चार नुक्तों को जो समझ गया वो ज़कात के ज़रूरी मसाइल को समझ गया। इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उसमें से एक रुकन को समझ गया। पहला नुक्ता क्या है? पहला नुक्ता बुजुर्गों ने फरमाया इज़ा कुर्रिरा कुर्रिरा, जब किसी चीज का तकरार किया जाता है तो जहन में करार पकड़ जाती है। तकरार है काफ से, कराची वाले काफ से, और करार है कुल्फी वाले काफ से। इज़ा कुर्रिरा कुर्रिरा, जब किसी जहन का तकरार किया जाता है किसी चीज का, तो वो जहन में करार जगह पकड़ जाती है। तो चलें, आप कागज और कलम नहीं रखते, कम से कम दोहराते तो रहें। पहला नुक्ता क्या है जनाब? शराइत और उसकी तफसील। 5 शराइत हैं जिन पर गुफ्तगू करनी है इस पहले नुक्ते के तहत। नंबर 1 अमूमी शराइत। जिस तरह नमाज पढ़ने से पहले वुज़ू जरूरी है, इस्तिक़बाल किबला जरूरी है, नियत जरूरी है, तहारत जरूरी है, वक्त का होना जरूरी है, जो चीजें पहले से जरूरी हैं उनको कहते हैं शराइत। तो शराइत का पहला नुक्ता है अमूमी शराइत। दूसरा नुक्ता है निसाब, नून साद अलिफ बा, निसाब। तीसरा नुक्ता है तकमील साल, और चौथा नुक्ता है निसाब का हाजत असलिया से फारिग होना। कितने नुक्ते हो गए? 5वां है कर्जे से फारिग होना, कर्जे से फारिग होना। तो ज़कात के हवाले से 4 बुनियादी नुक्ते। उन नुक्तों में पहला नुक्ता कौन सा? शराइत और उनकी तफसील। इन शराइत में पहला जो नुक्ता है वो कौन सा? अमूमी शराइत। तो आइए पहले इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। देखिए, अमूमी शराइत से मुराद ये है कि ज़कात इस्लाम का एक रुकन है, ये मुसलमान पर फर्ज होगी, ये बालिग पर फर्ज होगी। नाबालिग कितना ही मालदार हो उस पर ज़कात फर्ज नहीं होती। ना उसके माँ बाप जो हैं उन पर नाबालिग बच्चे की तरफ से ज़कात निकालना जरूरी होती है। नाबालिग भी मालदार हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि भाई नाबालिग कैसे मालदार हो जाएगा? मिसाल के तौर पर किसी के वालिद साहब का इंतकाल हुआ और लाखों रुपए वो विरसे में छोड़कर गए, तो वो जो पैसे हैं उनकी औलाद, उनकी जोजा और दिगर बुरसा में चले जाएंगे। दिगर बुरसा उसके मालिक बन जाएंगे खुद ब खुद, अगरचे के तकसीम ना हो। तो नाबालिग भी जो है मुख्तलिफ जरिए से बड़ी बड़ी रुकूम और बड़े बड़े अमवाल का मालिक बन जाता है। तो ज़कात के लिए जो अमूमी शराइत बयान की गई उसके लिए एक शर्त है मुसलमान होना। पहली शर्त क्या है? लिख लिया आपने? नहीं, सबने नहीं लिखी। दूसरी शर्त है बालिग होना। तीसरी शर्त है आकिल होना, यानी एक आदमी मालदार है, कुछ भी है, लेकिन वो पागल हो गया, उसकी अक्ल सलामत नहीं रही और पूरा साल इसी तरह गुजर गया, उस पर भी ज़कात फर्ज नहीं होगी। बाज लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें बुढ़ापे की वजह से ऐसे अमराज लाहिक हो जाते हैं कि उनकी अक्ल जवाब दे जाती है। तो देखा ही जाएगा कि कभी कभार इन्हें इफाका हो जाता है, ये समझदारी की तरफ लौट आते हैं, ये लोगों को पहचानते हैं या नहीं। अगर दौरान साल एक दिन क्या एक लम्हे के लिए भी सही हो जाते हों तो फिर ज़कात इन पर फर्ज होगी। पूरा साल अगर इस तरह गुजर गया कि अकल सलामती नहीं थी तो फिर ज़कात फर्ज नहीं होगी। चौथी शर्त है आज़ाद होना।
पहले ज़माने में गुलाम बांदियाँ हुआ करती थीं, उन पर भी ज़कात फ़र्ज नहीं होती थी, क्योंकि वो जो कुछ कमाते थे उनकी मिल्कियत में आता ही नहीं था। वो जो कमाए उनके मालिक का होगा, उनको हुकूक मिल्कियत हासिल ही नहीं होते थे। पांचवी शर्त है बकदरे निसाब माल का होना। इस पर हम अलग से गुफ्तगू करेंगे। छठी शर्त है पूरे तौर पर उसका मालिक होना। पूरे तौर पर किसी चीज का मालिक होना। ये शराइत पाए जाएंगी तो ज़कात फर्ज होगी, वरना ज़कात फर्ज नहीं होगी। अक्ल बुलूग पर मैंने कलाम किया, कुछ तफसील भी आपके सामने बयान की। अब पहले नुक्ते की जो दूसरी शिक थी, पहली तो थी उमूमी शराइत, दूसरा नुक्ता क्या था? निसाब। क्या चीज? निसाब। यूं समझिए कि अगर ज़कात के मसाइल के अंदर चार सबसे अहम चीजें हैं, यानी चार सबसे अहम मसले और सबसे अहम उसूल हैं, तो निसाब उन चार चीजों में से एक चीज है। जिसने निसाब समझ लिया उसने ज़कात का चौथाई हिस्सा समझ लिया। निसाब इतनी अहम चीज है ज़कात के अंदर। पांच चीजों का नाम निसाब है। निसाब क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूं। पांच चीजों का नाम निसाब है। तैयार हैं आप लोग लिखने के लिए? लिखिए। नंबर एक, 7.5 तोला सोना। 7.5 तोला सोना। नंबर दो, 52.5 तोला चांदी। नंबर तीन, 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर। 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर करेंसी, प्राइज बॉन्ड या माले तिजारत का होना, या 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर किन चीजों का होना? जी हाँ। निसाब की कितनी बातें हो गई? यानी ज़कात के लिए जरूरी है, यानी ज़कात एक माली इबादत है, और इस माली इबादत के लिए एक मेयार है। हर आदमी पर फर्ज नहीं है। किस पर फर्ज होगी? जिसके पास 7.5 तोला सोना हुआ। जिसके पास 7.5 तोला सोना, उस पर ज़कात फर्ज होगी। या 52.5 तोला चांदी हो, उस पर भी ज़कात फर्ज होगी। या सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, लेकिन 52.5 तोला चांदी की जो रकम है, 52.5 तोला चांदी की जो रकम है, आजकल के रेट से कुछ 63,000 रुपये बन रही है। 63, 63,500 रुपये। तो इतनी रकम के क्या चीजें हो? करेंसी हो, नोट, खा वो डॉलर हो, खा रियाल हो, खा रुपया हो, कोई भी करेंसी हो। कितनी अमाउंट की? 52.5 तोला चांदी की मालियत की। या फिर उसके पास इतने प्राइज बॉन्ड हो, या फिर जो बेचने का सामान है, खा बेचने का घर है, बेचने का प्लाट है, बेचने का राशन है, परचून का सामान है, XYZ, कोई भी चीज जो बेचने के लिए है, माले तिजारत, उसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाए तो भी ज़कात निकालना क्या होगा? फर्ज होगा। पहली चीज सोना, दूसरी चीज, तीसरी चीज, तीसरी चीज में तीन चीजें हैं: करेंसी, प्राइज बॉन्ड, माले तिजारत। ठीक। किसी के पास 7.5 तोला सोना ही नहीं है, ना 52.5 तोला चांदी है, ना ही 63,000 रुपये उसके पास है, ना 63,000 के प्राइज बॉन्ड है, ना इतनी रकम के उसके पास माले तिजारत है, लेकिन थोड़ी 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 ये सारी चीजें हैं,
थोड़े से पैसे हैं, थोड़े से प्राइस बॉन्ड हैं, या फिर थोड़ा सा सोना है 1 तोला 2-4 हज़ार रुपये भी हैं, या थोड़ी सी चांदी है, माल तिजारत है। आपने अब तक 5 चीज़ें सुनी ना कि निसाब के अंदर ये 5 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? सोना, चांदी, प्राइस बॉन्ड, करेंसी और माले तिजारत। 5 चीज़ें निसाब के अंदर, छठी चीज़ में बयान करता हूँ। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, जितनी इनकी फिगर और अमाउंट बयान किया गया है उतनी नहीं है, लेकिन इनमें से किसी भी 2 को मिलाया जाए, और 2 को मिलाते वक्त वजन नहीं देखा जाएगा। भी किसी के पास 1 तोला सोना है और 100 रुपए हैं और 10,000 के प्राइस बॉन्ड हैं, कितने पैसे बन जाएंगे? कोई 50,000 रुपए का सोना है, 10,000 के प्राइस बॉन्ड कितने हो गए? 60,000। और दुकान पे जो सामान है वो 5,000 रुपए का है, कितने? 65,000 रुपए हो गए। तो जो हमने बयान किया कि अब तक जो चीजें बयान की उनका अपना एक हिसाब था कि सोना इतना हो, चांदी इतनी हो, माले तिजारत, प्राइस बॉन्ड या करेंसी इतनी हो। 3 चीजें आप हजरात ने लिखी है ना, लेकिन चौथी चीज ये है निसाब की कि इन 5 चीजों में से कोई 2 या ज्यादा को जब मिलाया जाए, 5 चीजों में से किसी 2 या ज्यादा को मिलाया जाए 5 में से, तो उसकी मालियत 52.5 तोला चांदी को पहुंच जाए तो भी निसाब पूरा हो गया, तो भी निसाब पूरा हो गया। अब ज़कात निकालनी पड़ेगी। लोग कहते हैं जी हमारे पास तो 1 तोला सोना ही है, हमारे पास तो 20 तोला चांदी है, निसाब तो पूरा है ही नहीं। लेकिन जनाब उसके साथ आपके पास प्राइस बॉन्ड है या नहीं, आपके पास बेचने का सामान है या नहीं, आपके पास करेंसी है या नहीं, इन चीज़ों को भी देखा जाएगा। ये 5 चीज़ें अगर अपने अपने हदफ को ना पहुंचे तो फिर इन सबको मिलाएंगे और मिलाकर अगर इनकी अमाउंट 52.5 तोला चांदी से कम बनती है फिर ज़कात फर्ज नहीं होगी, और अगर 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुंच जाती है तो बिलाशुबा ज़कात फर्ज होगी। तो ज़कात के चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं निसाब को, और निसाब में पहली चीज सोना, दूसरी, तीसरी करेंसी, प्राइस बॉन्ड या माल तिजारत, और चौथी इन 5 चीजों का मजमुआ अगर 52.5 तोला चांदी को पहुंच जाए, और छठी चीज है चराई के जानवर, बकरियां, गायें, ऊंट, वो जानवर जिन्हें खरीद कर घास ना डाला जाता हो। हमारे यहाँ भैंसों के बाड़े होते हैं, इन पर तो लाखों रुपए खर्च होते हैं, इनके बाड़े वालों के, इन पर ज़कात नहीं होगी। वो जानवर जो जंगल में चरते हैं, खुले चरते हैं, उन्हें साइमा कहते हैं, उन जानवरों को साइमा। उन जानवरों पर भी ज़कात फ़र्ज है, उनका एक अपना हिसाब है। बकरियों पर इतनी बकरियां हो जाएं तो ये, इतने ऊँट हो जाएं तो ये, इतनी गाय हो जाए तो ये, वो एक अलग हिसाब है। तो हमने 2 नुक्तों पर गुफ्तगू की। पहला नुक्ता था अमूमी शराइत, और दूसरा नुक्ता क्या था? हिसाब। तीसरा नुक्ता तकमील साल, बहुत ही अहम नुक्ता है। यानी ये जो 5 बातें मैंने लिखवाई हैं, ये 5 बातें मिलकर कोई नतीजा देती हैं। जब ये 5 बातें पूरी हो जाएंगी, पूरी बात आपको फिर समझ में आएगी। तकमील साल, देखिए एक बच्चा जो है वो समझदार हुआ, समझदार होने के बाद बालिग हुआ, बालिग होने के बाद उसने कमाना शुरू किया। पहले तो उसे जेब खर्च मिला करता था 150 रुपया, वो खर्च कर देता था। इसकी मिल्कियत में कभी बड़ी अमाउंट आई नहीं। एक वक्त वो आया, इसे तनख्वाह मिलना शुरू हो गई, इसने पैसे जमा करना शुरू कर दिए, और होते 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 आज की मालियत के हिसाब से 70,000 रुपये इसके पास जमा हो गए।
70,000 रुपये इसके पास जमा हो गए। तो बताइए क्या ये कहा जा सकता है कि पास एक निसाब आ चुका? हम कह सकते हैं ये साहिब निसाब हो गया। क्यों? 52.5 तोला चांदी की जो मालियत थी उसके बराबर शिक नंबर 3 के तहत इसके पास निसाब मौजूद है। शिक नंबर 3 जो आप हज़ार से लिखी है इसके पास निसाब मौजूद है। तो अब ये साहब क्या हो गए? साहिब निसाब हो गए। साहिब साहब हो गए। तो जिस दिन से ये साहिब निसाब हुए हैं, मिसाल के तौर पर रबीउल अव्वल की 5 तारीख को ये पहली मर्तबा जिंदगी में साहिब निसाब हुए। ये जो 5 बातें बयान की गई निसाब पूरा होने के लिए, इनमें से कोई भी अमाउंट इनकी मिल्कियत में आ गया पहली मर्तबा निसाब आते ही ज़कात फर्ज नहीं हो जाती, बल्कि ये अमाउंट जब अगले साल 5 रबीउल अव्वल आएगी, अगले साल उस पर भी ये साहिब निसाब रहे, उस पर भी ये साहिब निसाब रहे, तो पूरा साल गुजर गया जनाब, अब ज़कात फर्ज होगी। तो ज़कात के लिए तीसरे नुक्ते में आप 2 बुनियादी बातें लिखिए। पहली बात तो यह है कि जिस दिन से साहिब निसाब कोई शख्स होता है, उस दिन से लेकर इस्लामी महीने के एतबार से जिस साल से, जिस तारीख से कोई साहिब निसाब हुआ, इस्लामी तारीख के एतबार से 1 साल पूरा होने पर भी अगर वो साहिब निसाब है तो उस पर करंट वैल्यू के एतबार से ज़कात निकालना फ़र्ज है। करंट वैल्यू के एतबार से ज़कात निकालना फ़र्ज है। तकमील साल का पहला मसला आपने लिखा। मैंने जो मिसाल बयान की उसमें 5 रबीउल अव्वल को कोई साहब मसलन ज़ैद साहिब निसाब हो गए, उनके पास सोना इतना आ गया या चांदी इतनी आ गई जो निसाब को पहुंचती है, या उनके पास प्राइज मनी इतने आ गए, या माल तजारत इतना आ गया, या उनके पास करेंसी इतनी आ गई, या तीनों बातें नहीं पाई गई, चौथी बात पाई गई, उनके पास कुछ मिलकर सब चीजों को मिलाकर निसाब पूरा हो गया। लेकिन हुआ ये कि जो 70,000 रुपए इन्होंने जमा किए थे, 2 महीने बाद 50,000 रह गए। फिर कोई हादसा पेश आया, इलाज वगैरह करना पड़ा इन्हें, 40,000 रुपए रह गए। यहां तक कि रबीउल अव्वल आने से पहले इनके पास बहुत कम अमाउंट रह गई, 20-30 हजार रुपए। अब बताइए क्या होगा? क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग गलत जवाब देंगे। मैं आपके जहन में एक सवाल पैदा कर रहा हूं कि अब क्या होगा, ज़कात होगी या नहीं होगी? देखा यह जाएगा कि साल कब पूरा हो रहा है। 4 रबीउल अव्वल को साल पूरा हो जाएगा, तो हमने देखना है कि 4 रबीउल अव्वल को इसकी मिल्कियत में निसाब पाया जाता है या नहीं। दौरान साल कुछ आया, कुछ गया, कुछ रहा, कुछ ना रहा, उसका कोई एतबार नहीं है। अगर उस साल के इख्तिताम पर निसाब दोबारा से आ गया और मिसाल के तौर पर रबीउल अव्वल की पहली तारीख को इसकी शादी हो गई और वालिदैन ने इसको सोना दे दिया बहुत सारा, 20-30 हजार उसके पास पहले से मौजूद थे, उस सोने और 20-30 हजार को मिलाकर इसके पास तो 1 लाख रुपया हो गया। तो साल के इख्तिताम पर यह साहिब निसाब हो गया। 4 रबीउल अव्वल को देखा जाएगा, साल पूरा हो रहा है, कि अब निसाब मौजूद है या नहीं। अब इस पर ज़कात फर्ज होगी। दौरान साल कुछ आए कुछ जाए उसका कोई एतबार नहीं है।
ये है दूसरा मसला। तकमीले साल के हवाले से दूसरा मसला कि दौरान साल जो कुछ कमी बेशी हो उसका एतबार नहीं, साल की इब्तिदा और इंतहा का एतबार है। दौरान साल कुछ जाए और कुछ जाए उसका एतबार नहीं, बल्कि साल के इब्तिदा और साल की इंतहा का एतबार है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मिसाल के तौर पर निसाब बन रहा था सोने से, इसके पास सोना आया था, सोने की वजह से साहिब निसाब बना था, वो सोना बिल्कुल ज़ीरो हो गया, एक बिल्कुल रहा ही नहीं इसके पास। फिर ये इसका साल दोबारा से शुरू हो जाएगा। अब वो जो 5 रबीउल अव्वल से साल शुरू हुआ था उससे शुमार नहीं होगा, लेकिन आम तौर पर एक बड़ी तादाद का जो निसाब बनता है वो करेंसी की वजह से बनता है, और ऐसा बहुत कम होता है किसी के पास करेंसी बिल्कुल ही ना रहे। होता भी ऐसा, बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है, कर्जे में डूब जाते हैं, माली मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। तो दूसरा नुक्ता आप हज़रात ने ये लिखा कि साल के इब्तिदा और इंतहा का एतबार है, लिख लिया जनाब। तीसरा नुक्ता ये लिखिए कि साल की इब्तिदा और इंतहा का एतबार उस वक्त है कि जब दौरान साल इसके निसाब का मामला ज़ीरो ना हो गया हो। जब दौरान साल इसके निसाब का मामला सिफर ना हो गया हो। तकमीले साल, साल का पूरा होना। ज़कात साल गुजरने पर फर्ज होती है। ज़कात कब फर्ज होती है? एक शख्स, वही मिसाल, 5 रबीउल अव्वल को साहिब निसाब बनता है, 5 रबीउल अव्वल को, लेकिन शादी कब हुई थी इसकी? 1 रबीउल अव्वल को। सोना इसके पास कब आया? अब आप कहेंगे जनाब सोना तो 4 दिन पहले आया है, इस सोने पे तो साल गुजरा ही नहीं है, और ज़कात तो साल गुजरने पे फर्ज होती है। तो अब क्या होगा? सोने को शामिल करके ज़कात दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? चौथा उसूल लिख लीजिए कि हर चीज पर साल का गुजरना जरूरी नहीं है। हर चीज पर साल का गुजरना जरूरी नहीं है, बल्कि एक दफा साहिब निसाब हो गए, अब निसाब के साल का एतबार होगा, निसाब के साल का एतबार होगा। मैंने आपको जो मिसाल दी, ये मिसाल दी नौजवान की जो पढ़ने लिखने के बाद नौकरी करता है और उसके बाद तनख्वाह हासिल होती है, फिर कुछ जमा होता है, फिर कुछ इसे अमाउंट जमा होते होते निसाब को पहुंचती है। लेकिन वो हजरात जो पहले से मालदार हैं, साहिब निसाब हैं, बहुत कुछ उनके पास मौजूद है, वो अपनी ज़कात किस तरह निकालें? लोगों ने आमतौर पर, यहां बाबुल मदीना में तो ऐसा ही है और शहरों में भी होगा, एक बड़ी तादाद रमजान में ज़कात निकालती है। अगर किसी आदमी, यूं समझिए आप कि असर का वक्त हो गया नमाज का, तो असर की नमाज सूरज गुरूब होने से पहले पढ़ी जाएगी या बाद में पढ़ी जाएगी? पहले पढ़ी जाएगी। और अगर बाद में पढ़ेंगे तो वो कज़ा तसव्वुर होगी और जानबूझकर करेंगे तो गुनाहगार होंगे। ज़कात की जो हद है, कब निकालना जरूरी और फर्ज होता है, वो है निसाब का साल पूरे होने पर। निसाब का साल, किसी का निसाब का साल सफर के महीने में पूरा होगा, किसी का रबीउल अव्वल में पूरा होगा, किसी का रबीउ सानी में पूरा होगा, किसी का मुहर्रम में पूरा होगा, किसी का रजब में बनता होगा, किसी का शाबान में, किसी का रमजान में, किसी का शवाल में। अब अगर किसी ने 4 से 5 तारीख कर दी, 4 तारीख को मिसाल के तौर पर रबीउल अव्वल को ज़कात फर्ज होती थी, 4 को नहीं निकाली, 5 को निकाली, 6 को निकाली, 7 को निकाली, तो ऐसा शख्स गुनाहगार है। इसने
जो फरीजा था साल के गुजरने पर इसके जिम्मे आयद हुआ था, उसमें इसने ताखीर की है, ये गुनाहगार है, फासिक है। तो जिन लोगों पर ज़कात फर्ज है उन पर यह भी लाजिम है कि वो अपने निसाब के साल का तयन करें कि इनके निसाब का साल कब बनता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो निसाब के साल की आखिरी तारीख के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो मिसाल के तौर पर किसी पर ज़कात फर्ज हुई 4 रबीउल अव्वल को, उसका साल पूरा हुआ 4 रबीउल अव्वल को। अब इसे बाद में ख्याल आया कि जी मुझ पर ज़कात थी और मैंने निकालनी है, तो जो सोने का रेट होगा वो 4 रबीउल अव्वल का होगा, चांदी का रेट होगा वो 4 रबीउल अव्वल का होगा। इसके पास उस दिन कितना अमाउंट था वो सारा हिसाब 4 रबीउल अव्वल का होगा। तो निसाब के साल की जो तारीख है, इब्तिदा और इंतहा, इस पर दर्जनों मसाइल की बुनियाद है और इसको ज़हन नशीन रखना, इसको याद रखना बेहद ज़रूरी है। तो मैंने अर्ज़ किया था कि 4 चीज़ें जिसने सीख ली उसने ज़कात सीख ली। उसमें एक चीज़ थी निसाब और दूसरी चीज़ है साल, तकमील साल और साल के मसाइल। ये 2 बातें सीख ली उसने, आधी ज़कात के मसाइल सीख ली। जो कुछ निसाब बयान किया गया कि जनाब ये 6 चीज़ें निसाब में हैं और जिनमें ज़्यादा जो यूज़ है वो 5 चीज़ें हैं, सोना, चांदी, करेंसी, प्राइस बॉन्ड, माल तिजारत। ये 5 चीज़ें जो बयान की गई कि जनाब इस अमाउंट और इस फिगर को पहुंच जाए तो एक निसाब पूरा हो जाता है। लेकिन उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी ये है कि वो निसाब हाजत असलिया से फारिग हो। हाजत असलिया से, तो चौथा नुक्ता है हाजत असलिया से फारिग होना। हाजत असलिया से एक शख्स है, उसके पास 65,000 रुपये करंटली मौजूद है। पहली मर्तबा उसके पास बढ़ते 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 पैसे आज के हिसाब से 65,000 रुपये हो गए। लेकिन इन 65,000 रुपये में से वो बिल आया हुआ था, 5,000 रुपये बिजली के बिल के देने थे, टेलीफोन भी इस्तेमाल कर चुका है, अभी 2 दिन बाद बिल उसका आना है, 2,000 रुपये उसके देने हैं, राशन भी घर पर लेकर आना था, 1,000-1,500 रुपये वहां खर्च हो जाएगा। तो यूं 5,000 रुपये इस 65,000 में ऐसे हैं जो बुनियादी जरूरियात हैं जिनको शरीयत हाजत असलिया का नाम देती है, ये तो उसमें चले जाएंगे। तो निसाब को शुमार करते वक्त, निसाब को शुमार करते वक्त हमेशा हाजत असलिया को निकाल कर फिर देखा जाएगा क्या बच रहा है। निसाब की पहली चीज कौन सी थी? 7.5 तोला सोना। 7.5 तोला सोना, वो 7.5 तोला सोना के निसाब को निकाल, हाजत असलिया को निकाल कर 7.5 तोला सोना बचे। दूसरी चीज क्या थी? 52.5 तोला चांदी, हाजत असलिया को निकाल कर फिर 52.5 तोला चांदी बचे। तीसरी चीज क्या थी? माल के बराबर प्राइस बॉन्ड, माल तिजारत या करेंसी, हाजत असलिया को निकाल कर फिर ये अमाउंट बचे। अगर 65,000 तो है लेकिन 5,000 रुपए तो बिल्कुल 2 दिन बाद चले जाएंगे, के बाद रहेंगे ही नहीं। जिनको फिक्र ने, शरीयत ने हाजत असलिया करार दिया है, ये उसमें चले जाएंगे। उनको निकाला जाए तो निसाब बचता ही नहीं है। निसाब बचता ही नहीं है तो इस आदमी को साहिब निसाब नहीं कहा जाएगा। निसाब होना उसी वक्त कहलाएगा कि हाजत असलिया से जायद हो, हाजत असलिया से फारिग हो, हाजत असलिया में वो चीज, ये चीजें मुस्तगरक ना हो। ये था चौथा नुक्ता, हाजत असलिया से फारिग होना। शराइत का 5वां नुक्ता, शराइत का 5वां नुक्ता,
कर्जे से फारिग होना। कर्जे से एक शख्स है, उसके पास 5 लाख रुपए हैं। कितने हैं? लेकिन उसके ऊपर इतना कर्जा है। कर्जा मुख्तलिफ तरह का हो सकता है। मिसाल के तौर पर घर खरीदा था, उसकी किस्तें रहती हैं, 3 लाख रुपए वहां जाएंगे, अगरचे कि वो 5 साल में जाए, 10 साल में जाए। वो गाड़ी ली थी, उसकी किस्तें भी भरनी है। लोगों से माल खरीदा हुआ है उधार में, उनकी अदायगियां करनी है। वो शादी के मौके पर किसी से पैसे उधार लिए थे, उसको देने हैं। तो कर्जे को अगर निकालें तो बाकी पीछे निसाब बचता ही नहीं। तो अगर कर्जे को निकाल कर निसाब नहीं बचता तो यह कहा जाएगा कि इस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। निसाब का मतलब यह है कि हाजत असलिया से भी वो फारिग हो और कर्जे से भी फारिग हो। शरीयत ने ज़कात को जो फर्ज करार दिया है, इसमें हमारी बुनियादी जरूरतों को मद्देनजर रखा है। कर्जे को पहले निकालेंगे, हजत इसलिए को निकालेंगे, फिर देखेंगे पीछे क्या बचता है। क्यों जनाब, बात समझ गए आप हजरात जी? अब एक शख्स है, उसके पास 10 लाख रुपए हैं, लेकिन 5 लाख रुपए से कर्जा देना है। पीछे कितने बचते हैं? अब इस पर ज़कात होगी या नहीं होगी? एक सवाल है ना ये भी। एक बड़ी तादाद है लोगों की, वो कहती है जी जिस पर कर्जा उस पर ज़कात नहीं होती। ऐसा नहीं है। कर्जे को निकाल कर अगर निसाब बचता है, ये जो 5 चीजें हमने जो जिन पर गुफ्तगू की कि जनाब ये निसाब इतना, ये निसाब इतना और ये निसाब इतना, कर्जे को निकाल कर अगर निसाब बचता है, हाजत असलिया को निकाल कर निसाब बचता है, तो ज़कात फर्ज होगी। अब हम अगले नुक्ते की तरफ चलते हैं। हमारा पहला चैप्टर समझे क्लोज हो गया, शराइत का बाब पूरा हो गया। उसमें हमने 2 चीजों को बहुत अहम तरीन तस्वुर किया, एक निसाब और दूसरा तकमील साल। ये 2 चीजें जो हैं बिल्कुल ज़कात का आधा हिस्सा है। दूसरा नुक्ता, बुनियादी नुक्ता जो मैंने शुरू में 4 नुक्ते लिखवाए थे, वो कौन सा था जनाब? इतनी तफसील के बाद बहुत कम इसकी तफसील करना बाकी है। अब आप खुद ही बताएंगे कि अमवाले ज़कात कितने हैं। अमवाले ज़कात कितने हैं? 5 चीजें ऐसी हैं, और जानवरों को मिलाए तो कितनी? 6 चीजें ऐसी हैं जिन पर ज़कात फर्ज है। पहले आप लिख लीजिए कि दूसरा बुनियादी नुक्ता है अमवाले ज़कात, और इसमें 6 चीजें हैं जिन पर ज़कात फर्ज है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी। अब फिगर के बगैर हम बात कर रहे हैं, लिखिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करेंसी, नंबर 4 प्राइस बॉन्ड, नंबर 5 माल तिजारत, और नंबर 6 चराई के जानवर। चराई के जानवर, हर जानवर नहीं, जिनको चारा डाक खरीद कर देना पड़ता है वो जानवर नहीं, चराई के जानवर। तफसील मजीद बहार शरीयत वगैरह में है। देखिए चैप्टर ये बहुत ही अहम है, आप जरा समझ रहे होंगे। ये चीजें तो हमने बड़ी तफसील से सुन ली हैं। अहम इसलिए है कि लोग सवाल करते हैं, जी वो किसी के पास 2 गाड़ियां हों तो उस पर ज़कात होगी? बताइए, गाड़ी सोना है, चांदी है, करेंसी है, माल तिजारत है, हो सकती है, माल तिजारत हो सकती है। तो हम उससे पूछेंगे कि ये गाड़ी आपने किस नीयत से ली थी? इन 5 चीजों में से एक ही चीज पॉसिबल है। अगर वो कहता है कि मैंने किराए पे देने के लिए ली है ताकि टैक्सी के तौर पर यूज होती रहे, रेंटे कार में चले, तो भी ज़कात फर्ज नहीं है। दुकान किराए पर चलाने के लिए ली है तो भी इस पर ज़कात फर्ज नहीं है।
क्योंकि बेचने के लिए नहीं है। बेचने के लिए तो ना ये गाड़ी, ये दुकान सोना है, ना चांदी है, ना माल तिजारत है, ना प्राइस बॉन्ड है, ना करेंसी है, तो इस पर ज़कात फर्ज नहीं है। इसी तरीके से लोग पूछते हैं कि जनाब इतना महंगा मोबाइल है, ये कंप्यूटर है, ये जनाब घरेलू सामान है, ये डायमंड है। आप हैरान होंगे, डायमंड पर ज़कात फर्ज नहीं है। अगर करोड़ों रुपए का हो, इस्तेमाल का हो, बेचने के लिए ना लिया। लेकिन सोना चांदी खा बेचने के लिए लिए हो, खा जेवरात के लिए हो, चढ़ाने के लिए हो, बरी के लिए हो, तोहफा देने के लिए हो, किसी भी तौर पर किसी की मिल्कियत में सोना और चांदी हो, तमाम शराइत के साथ जब वो निसाब की मिकदार पहुंच जाए उस पर ज़कात फर्ज होगी। इसमें किसी किस्म की शर्त का एतबार नहीं है। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ट्रांसपोर्ट चलती है लोगों की, लाखों रुपए के ट्रक होते हैं, 40-40 लाख रुपए के ट्रक, 50-50 लाख रुपए के ट्रक किराए पे चलते हैं, ये भाड़े पे चलते हैं, लोग बुक करवाते हैं, ले जाते हैं। जिसने ये लिया है वो बेचने के लिए लिया है, ये किराए पे चलाने के लिए लिया है। किराए पे चलाने के लिए लेते हैं लोग आमतौर पर, इन पर ज़कात फर्ज नहीं है। हाँ, जो आमदनी हासिल हो रही है किराए की चीजों से, मकान का किराया आ रहा है, या टैक्सी चलती है किराया आ रहा है, या किसी के बड़े बड़े जो ना वो जायदाद है उससे किराया आ रहा है, ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, वो किराया जो है वो बच जाए, बचने के बाद निसाब को पहुंचे, फिर साल पूरा होने पर उसकी जो फिगर बने उस पर ज़कात निकालना क्या होगा, फर्ज होगा। तो आप ये नुक्ता जिंदगी भर के लिए ज़हन में बिठा लीजिए कि ये 6 चीजें हैं, इन 6 चीजों के अलावा किसी चीज पर ज़कात फर्ज नहीं। अलबत्ता जो माले तिजारत है ये काफी तफसील तलब चीज है, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। माले तिजारत किसी भी शेप में हो, खा वो दाने की शक्ल में हो, ये मेरे सामने लगा हुआ है माइक, प्लास्टिक लगा हुआ है, ये प्लास्टिक किसी वक्त में दाना था, किसी ने इसको दाने की शेप में बेचा होगा, किसी ने किसी और शेप में बेचा होगा। तो खरीदने और बेचने की जो चीजें होती हैं वो किसी भी शेप में मौजूद हो, मटेरियल की सूरत में हो, खाम माल की सूरत में हो, तैयार सूरत में हो, पैकिंग शुदा हो, गैर पैकिंग शुदा हो, जब निसाब का साल पूरा होगा तो इन पर ज़कात फर्ज होगी। माले तिजारत की जो चीजें उन पर ज़कात फर्ज होगी। किसी छोटी सी दुकान खोली हुई है, वो भी अपने दुकान का माल देखेगा कितना बनता है। किसी के पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में करोड़ों रुपए का सामान है, फैक्ट्री में 2 करोड़ रुपए की तो चावल साफ करने की मशीन आती है, 2 करोड़ रुपए की हैं, और उसमें 100 मन चावल पड़े हुए हैं। 100 मन चावल लगा लीजिए 10 लाख रुपए के हैं, 2 करोड़ की वो मशीनरी और 10 लाख रुपए, ये बताइए ज़कात कितने में फर्ज होनी चाहिए जी? 2 करोड़ की मशीनरी पे नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि वो मशीनरी माले तिजारत नहीं है, वो मशीनरी तो यूज के लिए, हाजत को पूरा करने के लिए लगाई गई है, बेचने के लिए थोड़ी लगाई गई है। तो जो आलात होते हैं, जो मशीनरीज होती हैं, ये माले तिजारत नहीं होती। ज़कात माले तिजारत पर फर्ज है, मशीनरीज पर ज़कात फर्ज नहीं है। किसी की फैक्ट्री में कितनी महंगी मशीनें लगी हों, लेकिन जो माल पड़ा हुआ है जिसको बेचना है, बस औकात स्क्रिप्ट जमा हो जाता है, खाम माल कचरा वगैरह निकलता रहता है, वो जमा हो जाता है और बहुत बड़ी तादाद को पहुंच जाता है। तो इसमें थोड़ी सी तफसील है। अगर तो ये कचरा जो है ये उस खाम माल से निकला है जिसको बेचना था, तो ये भी उसी माल का हिस्सा हुआ, तो इस पर ज़कात फर्ज होगी। और अगर ये जो कचरा फैक्ट्री में बड़ी बड़ी तादाद में जमा हो जाता है, वो यूं था कि वो गेट लगा हुआ था फैक्ट्री के दरवाजे पर बहुत भारी, वो टूट गया, उठा के रख दिया,
मशीनरी के पुर्जे खराब हो गए, उठा कर रख दिए। तो अब ये चीजें माले तिजारत नहीं है। हाँ, जब बेच देंगे फिर माले तिजारत बनेगी। जो चीज खरीदते वक्त तिजारत की नीयत से खरीदी जाए उस पर ज़कात फर्ज होती है, और खरीदी तिजारत की नीयत से नहीं थी। जैसे मिसाल के तौर पर घरों में ऐसा होता है कि लोग मकान बुक करवा लेते हैं कि जी हम यहाँ रहेंगे, बाद में उस इलाके में हालात खराब हो जाते हैं, या वो मौजूद जगह नहीं रहती, या वहां जाने में कुछ दुश्वारियां आती हैं, तो लोग फिर ये जन मान लेते हैं कि इसको हम बेच देंगे। लिया किस नीयत से था जनाब? किस नीयत से लिया था? सबकी आवाज नहीं आ रही। लेकिन बाद में नीयत हो गई बेचने की, इस पर भी ज़कात फर्ज नहीं, क्योंकि बेचना नीयत से नहीं होता। बेचना एक एक्टिविटी है, एक अमल है। जब बिकेगा तो बेचना कहेंगे। शुरू की नीयत का एतबार है, खरीदा किस नीयत से था? अगर खरीदा था रहने के लिए, जाती इस्तेमाल के लिए, किराए पर देने के लिए, गोदाम बनाने के लिए, तो इस पर ज़कात फर्ज नहीं है, अगरचे करोड़ों रुपए की जायदाद और चीज हो। अगरचे के बाद में बेचने की नीयत हो गई हो, जब आप ज़कात निकालने के लिए हिसाब लगाएंगे इस चीज को शुमार नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज तिजारती चीज नहीं कहलाएगी शरीयत एतबार से। तो ये जो 5 चीजें हैं, इनमें जो माले तिजारत है इसमें काफी तफसील है। जो तिजारती लोग हैं, जिनके मतलब के बड़े बड़े काम हैं, तो उनके लिए बहुत सारी बातें रह गई हैं, सब कुछ बयान नहीं हुआ। तो फिर वो अपनी सूरत हाल के एतबार से, अपनी कैफियत के एतबार से, अपने अहवाल के एतबार से उलमा से रहनुमाई हासिल करें। 2 चैप्टर आपके हो गए, पहला शराइत और दूसरा माले तिजारत। तीसरा चैप्टर है मुस्तहिक़े ज़कात। मैंने कहा था कि 4 चीजें ऐसी हैं पूरी ज़कात उन पर मुश्तमिल है। 2 चीज़ों तो बयान कर दी, तीसरी चीज है मुस्तहिक़े ज़कात। मुस्तहिक़े ज़कात के हवाले से मैं 3 बातें अर्ज करूंगा। तफसील तो काफी है, लेकिन 3 बातें। बाज लोग तो वो हैं जो कितने ही गरीब हों उनको ज़कात नहीं दी जा सकती, ये पहला नुक्ता है। कुछ लोगों को ज़कात दी ही नहीं जा सकती, जिनमें हाशमी और सय्यद। ये याद रखिएगा कि सय्यद और हाशमी में फर्क है। सय्यद कहते हैं इमाम हसन हुसैन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की औलाद को, और हाशमी का दायरा वसी है, उसमें अलवी भी हैं, अब्बासी भी हैं। जो बनु हाशिम है वो सारे कबीले हैं। तो ज़कात के मुतालिक आम तौर पर लोग ये समझते हैं सैयद को नहीं दी जा सकती। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो हाशमी है उनको नहीं दी जा सकती, ख्वाह वो अलवी हों या अब्बासी हों या किसी और कबीले से ताल्लुक हो। दूसरा ये कि 2 रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती। 2 किस्म के रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती। एक है ज़ौजैन का रिश्ता, मियाँ बीवी को, बीवी मियाँ को ज़कात नहीं दे सकती अपनी ज़कात। और दूसरा है माँ बाप का रिश्ता, औलाद माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी को ज़कात नहीं दे सकते, और माँ बाप या दादा दादी या नाना नानी अपनी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते। ये 2 किस्म के रिश्तेदार हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती। बकिया बहन हो, भाई हो, खाला हो, फुफ्फी हो, चाची हो, ताई हो, अफजल यही है कि करीबी रिश्तेदारों को ज़कात दी जाए, सबसे अफजल है। रिश्तेदारों के बाद मोहल्लेदारों को, मोहल्लेदारों के बाद
जो कुलीग्स हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, आपके मजदूर हैं या और जो आपके हम पेशा लोग हैं, उनको ज़कात दी जाए। फिर जो हाजतमंद ज़्यादा है उसको तलाश किया जाए। तो रिश्तेदारी का मसला तो बहुत आसान है। तो ये दो वो कैटेगरीज थी जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती। एक तो हाशमी और सैयद, और दूसरा दो रिश्तेदारियां, ज़ौजैन का रिश्ता और माँ बाप का रिश्ता, माँ बाप और औलाद का रिश्ता, इनमें ज़कात नहीं होती। अब मुस्तहिक़ ज़कात के हवाले से बहुत ही अहम तरीन नुक्ता कि मुस्तहिक़ ज़कात कौन होता है। मुस्तहिक़ ज़कात कौन होता है, जरा गौर से सुनिएगा। शरीयत मुताहरा ने ज़कात लेने के हकदार के लिए एक माली मेयार मुकर्रर किया है कि जो शरई फ़कीर होगा ज़कात उसके लिए है। यानी इस पूरे चैप्टर के अंदर शरई फ़कीर का समझना बेहद ज़रूरी है। अब तक हम सुनते रहे ज़कात इन चीज़ों पर फ़र्ज, ये शराइत पाए जाएं, ये अहवाल गुजर जाए, इतना टाइम पूरा हो जाए। अब वो वक्त आ गया कि आपने ज़कात निकालनी है। अब ज़कात निकालनी है तो ज़कात दें किसको? ये ना हो कि आप ज़कात निकालें, आपकी ज़कात अदाई ना हो, जो फरीज़ा आपके ज़िम्मे था वो पूरा ही नहीं हुआ। जिस तरह एक आदमी नमाज तो पढ़े लेकिन वुज़ू ना करे, बताइए उसकी नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। तो जिस तरह नमाज के लिए वुज़ू की एक अहमियत है, इसी तरीके से ज़कात के लिए मुस्तहिक़ ज़कात की एक अहमियत है। अगर आप ऐसे को ज़कात देते हैं जो मुस्तहिक़ ही नहीं है, आपकी ज़कात ही अदा नहीं होगी। जो फरीज़ा आपके ज़िम्मे था, जो अल्लाह का हक आपके ज़िम्मे था, वो अदा ही नहीं हुआ। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर मुस्तहिक़ ज़कात का समझना बहुत ही अहम चीज है। देखिए, फलसफा यह है कि ज़कात उन लोगों को दी जाए जो गुर्बत की एक पट्टी के नीचे रह रहे हैं। शरीयत ने एक लकीर खींच दी कि जो माली हैसियत के एतबार से इस लकीर से नीचे होगा वो ज़कात का मुस्तहिक है। सारे लोगों को तरगीब दिलाई गई। कुरान की आयतें, अहादीस, रिवायतें, अक़वाल, ज़कात दी जाए, ज़कात दी जाए, ज़कात दी जाए, ये सारी अहमियत बयान की गई दो चीज़ों के लिए। एक तो ये कि अल्लाह का हुक्म है उसकी इताअत की जाए, और दूसरा ये कि माशरे के अंदर जो गरीब, गुरबा, नादार लोग हैं उनकी मदद की जाए। उन गुरबत का एक मयार शरीयत ने दिया है कि जो इस मयार पर पूरा उतरेगा वो शरीफ फकीर है, वो ज़कात ले सकता है। एक लकीर खींच दी कि जिसकी माली हैसियत इससे नीचे है वो ज़कात ले सकता है, उसको दी जा सकती है, उसके अलावा किसी को नहीं दी जा सकती। जो इस लकीर से ऊपर होगा उसके लिए ज़कात का लेना हराम और उसको देना हराम, और उसको देने से ज़कात अदा ही नहीं होगी। दो बातें तो हमने जान ली कि कितना ही बंदा गरीब हो, अगर वो सैयद है या हाशमी है या ऐसा रिश्ता है जो अभी बयान किया गया माँ बाप का या शौहर मियाँ बीवी का, तो इनको तो ज़कात दे ही नहीं सकते। अब अमूमी शराइत शरीफ फकीर होने की 6 बातें मैं आपके सामने अर्ज करता हूं, और ये लिखी हुई भी है यहां पर, जिसमें ये 6 बातें पाई जाएंगी वो शख्स शरीफ फकीर होगा। इन 6 बातों को नोट कर लीजिए। आप ज़ैद, बकर, अमर, फातिमा, हिंदा, ज़ैनब किसी को भी ज़कात देना चाहते हैं, वो बालिग है तब भी इन शराइत पर पूरा उतरे, नाबालिग है तब भी इन शराइत पर पूरा उतरे, और नाबालिग को दी जाएगी तो उसके वालिदैन की हैसियत का भी एतबार होगा, खासतौर पर वालिद की हैसियत का। पहली शर्त, यानी 6 चीजें आपने देखनी है। 6 आप खाने बना लीजिए, एक एक को टिक करते जाइए कि जनाब हाँ ठीक है, ये चीज के पास नहीं है, ये 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 नहीं है, आंख बंद करके ज़कात दे दीजिए। पहली चीज ये है उसके पास 7.5 तोला सोना ना हो। शरीफ फकीर कौन? शरीफ फकीर होने के लिए 6 बातें। नंबर 1, उसके पास 7.5 तोला सोना ना हो, पहली शर्त।
दूसरी शर्त, 52.5 तोला चांदी उसकी मिल्कियत में ना हो। तीसरी शर्त, 52.5 तोला चांदी की जो मालियत है 18 रजबुल मुरज्जब 1432 सने हिजरी बमुताबिक 21 जून 2011 को चांदी का जो रेट हमें पता चला मुतबर जराए से वो 1200 रुपये तोला थी। और इस एतबार से इस दिन जो 52.5 तोला चांदी की मालियत बनती है वो 63,000 रुपये बनती है। लिहाजा 52.5 तोला चांदी के बराबर जितनी भी करेंसी बनती हो वो करेंसी उसके पास ना हो। कितनी चीजें होगी जनाब? तीन। पहली, 7.5 तोला सोना ना हो। दूसरी, 52.5 तोला चांदी। तीसरी, करेंसी ना हो। चौथी, ये जो 6 चीजें मैंने निसाब में बयान की थी आपके सामने, ये है माले नामी। क्या है ये? माल तो सारी चीजें हैं, गाड़ी, घर, कपड़े, लिबास, बर्तन, सब माल हैं, लेकिन माले नामी कितनी चीजें हैं? 6, जो निसाब में आपने सुनी। 3 चीजों का तो जिक्र आ गया। पहले शिक के तहत सोना, दूसरी के तहत चांदी, तीसरी के तहत करेंसी। चौथी शर्त यह है कि दिगर जो अमवाले नामी हैं 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर इसके पास ना हो। दिगर कौन से हैं? प्राइज बॉन्ड, माल तिजारत, प्राइज बॉन्ड, माल तिजारत वगैरह, उसकी मालियत, उसकी मिल्कियत में ना हो। और 5वीं, बल्कि इन 4 शराइत को अगर एक जुमले में बयान किया जाए, इन 4 शराइत को, बल्कि 5वीं भी सुन लें कि ठीक है सोना भी इस अमाउंट को नहीं पहुंचता, चांदी भी इस अमाउंट को नहीं पहुंचती, करेंसी भी इस अमाउंट को नहीं पहुंचती। वो जो निसाब में हमने तफसील सुनी थी उसके मुताबिक इन सब के मजमुए को अगर मिलाया जाए तो 52.5 तोला चांदी की जो मालियत है वो इसके पास सोना चांदी मिलकर बन जाती है, सोना रुपया मिलकर बन जाती है, रुपया माल तिजारत मिलकर बन जाती है, रुपया प्राइज बॉन्ड मिलकर बन जाती है, या चांदी और इसके पास प्लाट है बेचने के लिए लिया था उसको मिलकर बन जाती है। तो भी ये शरीफ फकीर नहीं रहा। तो कितनी बातें हो गई? ये 5 बातें। कितनी बातें हो गई? 5 बातें हो गई। इन 5 बातों को एक जुमले में अगर आप कहना चाहें तो आप यूं कह सकते हैं जिसे ज़कात दी जा रही है। हमने ज़कात के हवाले से जो निसाब की तफसील सुनी उसके मुताबिक शरीफ फकीर निसाब का मालिक ना हो। भी सारी वही बातें हैं ना, ये 5 की 5 तो जो निसाब के तहत बयान की गई। लेकिन एक छठी बात भी है, भी ज़कात असासा जात, इस्तेमाल की चीजें, घर, रहने का, इन पर तो फर्ज नहीं होती। लेकिन जिसको हम शरीफ फकीर करार दे रहे हैं, जिसको हम क्या करार दे रहे हैं, भाई ये आदमी ज़कात ले सकता है। 5 बातों का खुलासा क्या? साहिब निसाब ये है तो नहीं ले सकता, और नहीं है तो ले सकता है। उस निसाब की 2 तरह की तफसील है। निसाब की तफसील कितनी तरह की है? कितनी तरह की? एक ज़कात देने के एतबार से, ज़कात भी किसी पर ज़कात फर्ज है या नहीं, हम ये ज़ेरे बहस मसला लेकर आते हैं तो हम निसाब पर गुफ्तगू करते हैं। जनाब इसके पास ये चीजें होंगी तो ज़कात फर्ज होगी, वरना फर्ज नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? निसाब की तफसील, डेफिनेशन, डिटेल 2 तरह की है।
एक ज़कात फर्ज होने या ना होने के एतबार से, ज़कात फर्ज, ये 5 बातें तो बराबर हैं, लेकिन लेने वाले के हवाले से एक चीज ज्यादा है। वो चीजें जो ज़कात जिन पर नहीं थी, वो चीजें जिन पर ज़कात नहीं थी, भाई किसी के पास जो है वो घर के अंदर सीनरी लगी हुई है, इंतहाई आलीशान, 20,000 रुपए की है, और इसके पास जो है वो जरूरत से जायद कुछ सामान पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर बॉस, इसने घर की जो है वो तामीर करवाई थी, बजरी का ट्रक बच गया है। बजरी पर ज़कात होती है? नहीं होती, नहीं होती। लेकिन शरीफ फकीर के हवाले से एक शिक और है कि जायद जरूरत, हाजत असलिया से जायद अगर किसी के पास असासा जात हैं, सामान हैं, कपड़े हैं, घरेलू डेकोरेशन की चीजें हैं, जरूरत की चीजें, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जैसे फर्नीचर जरूरत की चीज है, कंप्यूटर जरूरत की चीज है, मोबाइल जरूरत की चीज है, फ्रिज जरूरत की चीज है, इसी तरीके से मोटरसाइकिल जरूरत की चीज है, गाड़ी अगरचे के लाखों की हो जरूरत की चीज है, घर जरूरत की चीज है, सर्दी के लिए अलग है, गर्मी के लिए अलग है, ये जरूरत की चीज है, लिबास कपड़े जरूरत की चीजें हैं, औजार जरूरत की चीजें हैं, मशीनरी जरूरत की चीजें हैं। लेकिन जरूरत से जायद जो भी चीजें हैं, अब ज़कात ले सकता है या नहीं, इन चीजों को भी मिलाएंगे। इन चीजों को भी, भाई बजरी का ट्रक पड़ा हुआ है, इसके पास फालतू पड़ा हुआ है, इसको भी मिला लिया। इसके पास 10-12 हजार रुपए, अच्छा 10-12 हजार रुपए ये हो गए। वो इसके पास जो है वो पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, साल से पहनता ही नहीं है, हर साल 10-12 जोड़े बनवा लेता है, पुराने पड़े हुए हैं जो इस्तेमाल में नहीं है, हाजत में नहीं है। हाँ, कितने के होंगे? हाँ, 1000 रुपए के होंगे, ये भी शुमार कर लें। तो ये जो इजाफी असासा जात है शरीफ फकीर के हवाले से, इन सब चीजों को मिलाएंगे और मिला के देखेंगे ये सब चीजें मिलकर 52.5 तोला चांदी की मालियत को पहुंच जाती हैं या नहीं। अगर पहुंच जाती हैं तो ये ज़कात ले नहीं सकता, और अगर नहीं पहुंचती, जो 5 शराइत हमने पहले बयान की वो भी नहीं है, और जो छठी शर्त बड़ी तफसील से आपने सुनी ये भी नहीं है, अब इसको आंख बंद करके ज़कात दे देते। यहां देखिए, पहली चीज कौन सी? 7.5 तोला सोना ना हो। दूसरी चीज 52.5 तोला चांदी इसकी मिल्कियत में ना हो। तीसरी 52.5 तोला चांदी की जो मालियत बनती है इस बराबर करेंसी ना हो। चौथी, इतनी मालियत का प्राइस बॉन्ड या मालियत तिजारत ना हो। और 5वीं चीज, इतनी मालियत का इजाफी असासा जात सामान जरूरत से जायद हो इसके पास ना हो। और छठी चीज, थोड़ी चीजें सारी हैं लेकिन मिलकर 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाती हैं, इतनी मालियत भी ना हो। 6 चीजें पाई गई, इसे ज़कात दी जा सकती है। और एक बहुत ही अहम नुक्ता, शौहर के पास ये सारी चीजें हैं, बीवी के पास नहीं। हाजतमंद लोग हैं तो बीवी को ज़कात दे दी जाए। बीवी के पास है, शौहर के पास नहीं है, शौहर को दे दी जाए। शौहर भी शरीफ फकीर नहीं, बीवी भी शरीफ फकीर नहीं, उनकी बालिग औलाद है, 15 साल का लड़का है या 15 साल की लड़की है। आमतौर पर इस उम्र के लोग जो अफराद होते हैं, जेब खर्च पे चलते हैं, इनके पास इतनी अमाउंट नहीं होती, वो शरीफ फकीर हैं, उनको ज़कात दे दें। आप किसी की मदद करना चाहते हैं, उनको ज़कात दे दें। इस नुक्ते का एक खुलासा ये निकला कि ऐसे अफराद को ज़कात ना दी जाए जो मुस्तहिक नहीं होते। ये जो मयार शरीयत ने मुकर्रर किया है इस पर पूरा नहीं उतरते लोग। जहेज, लाखों का जहेज देने के लिए ज़कात मांग रहे होते हैं। किसी ने 50,000 दिए, किसी ने लाख दे दिया, किसी ने 1.5 लाख दे दिया जी, 25,000 का खर्चा है, घर सामान देना है, ले रहे हैं ज़कात ले रहे हैं, लिए जा रहे हैं।
इसके बाद इतनी बड़ी अमाउंट आ गई, वो शरीफ फकीर तो रहा ही नहीं। शरीफ फकीर नहीं रहा तो ज़कात कैसे लग जाएगी उसको? कैसा अलमिया है? आपका घर सामान के लिए 25 लाख को ज़कात दी जाए, एक तरफ बेचारा गरीब है जो फाकों का शिकार है, उसके पास खाने के पैसे नहीं है, दवा के पैसे नहीं है, तो शरीयत का फलसफा ये कहता है कि इस लकीर से जो नीचे है वही मुस्तहिक है और जो ऊपर है वो मुस्तहिक ना रहा। तो ये था तीसरा चैप्टर, मुस्तहिक के ज़कात कौन, मुस्तहिक के ज़कात। अब चौथा और अहम तरीन चैप्टर, चौथा और अहम तरीन चैप्टर, जब आप या कोई भी शख्स ज़कात निकालने लगता है तो बहुत सारी बातें उसके जहन में आती हैं, दुश्वारियां आती हैं, कुछ सवालात क्रिएट होते हैं, कुछ पेचीदगियां सामने आती हैं। तो 8 ऐसी बातें हैं खास तौर पर जिनको मैं आपके सामने बयान करूंगा। नंबर 1 नीयत, नंबर 1 नीयत, नंबर 2 ज़कात को, नंबर 2 कर्जे को ज़कात में शुमार करना, कर्जे को ज़कात में शुमार करना। नंबर 3 दूसरों के पास जमाशुदा माल, दूसरों के पास जमाशुदा माल। नंबर 4 अदायगी ज़कात कौन करे। नंबर 5 ज़कात में करेंसी देना ही जरूरी नहीं। नंबर 6 बैंकों से काटी गई ज़कात। नंबर 7 सालाहाए गुज़िश्ता की ज़कात। और नंबर 8 वो चीजें जिन पर ज़कात नहीं होती। देखिए, आपने अब तक जो कुछ सुना, इससे पहले कि मैं इन 8 चीजों की डिटेल आपके सामने बयान करूं, ज़कात निकालने का एक आसान तरीका बयान कर देता हूं। ये एक फॉर्म मैंने डिजाइन किया है, इस फॉर्म के जरिए आप बड़ी आसानी के साथ अपनी ज़कात कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके 2 कॉलम हैं। पहले कॉलम के अंदर कोई भी शख्स उस चीज की लिस्ट बनाए जिन पर ज़कात फर्ज है। 6 चीजें ऐसी जिन पर ज़कात फर्ज है, वो लिखे कि जनाब सोना उसके पास कितना है, इसकी अमाउंट कितनी बनेगी, चांदी इतनी है, इसकी अमाउंट इतनी बनेगी, करेंसी इतनी है, इसकी अमाउंट इतनी बनेगी, उसके पास डॉलर, रियाल, गैर मुल्की अमाउंट है। जिस दिन निसाब का साल पूरा हो रहा है उस दिन डॉलर कितने का है, रियाल कितने का है, पाउंड कितने का है, उसकी अमाउंट इतनी बनेगी। इसके कुछ पैसे बैंकों में जमा हैं तो हराम माल पर तो ज़कात नहीं होती। सूद को हटाकर पाक जो रकम है, हलाल जो रकम है, वो कितनी बनेगी वो लिख ले। प्रोविडेंट फंड के अंदर कुछ रकम जमा हो गई है, इतनी जमा हो गई है वो लिख ले। इसने बीसी वगैरह में जो है वो पैसे भरे हुए हैं, हर महीने भरता है, कितने पैसे भर चुका है, जो भरे होते इसी के हैं वो लिख ले। इसकी फैक्ट्री दुकान पर इतना माल पड़ा हुआ है, खाम माल लिख ले जनाब। तैयार शुदा माल जो है वो इतना है वो लिख ले। तिजारती मकान या तिजारत बेचने के लिए फ्लैट इसने लिया है, इतना है। शराकतदारी है, कारोबार चल रहे हैं जनाब लाखों से, करोड़ों से। तो शराकतदारी में हर चीज़ पर तो ज़कात नहीं है। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी ली है लोडिंग के लिए, उस पर तो ज़कात नहीं है। पूरे कंपनी के अंदर वो चीज़ें जिन पर ज़कात है, जैसे करेंसी, माल तिजारत वगैरह, वो कितनी बनती है जनाब वो सारे लिख ले। यूँ समझिए कि ये सारी चीज़ें मिलाकर 5 लाख रुपए बन गए। इतने का सोना, इतने की करेंसी, इतने की फलां, इतने की फलां, इतने की फलां, 5 लाख का अमाउंट आ गया। अब इसने कुछ देना भी है लोगों का, इसके जिम्मे कुछ है, उनकी एक लिस्ट बना ले सेकंड कॉलम में कि जनाब फलां से कर्जा लिया हुआ है इतना,
वो मकान की 3 लाख की किस्तें भरनी है मैंने, मैं तो मकरूज हूँ, 3 लाख या 1 लाख की भरनी मिसाल के तौर पर, 1 लाख रुपये वो निकाल दिए। या इसकी दूसरी तीसरी बीसी खुल गई थी 1 लाख रुपए की, इसने भरे थे 10,000 रुपए, तो इसके जिम्मे कितना कर्जा हुआ? 90,000 रुपए। भरे 10,000 रुपए, ले लिए 1 लाख रुपए, वो भी कर्जा है। ये लिख ले जनाब, इतना तो मैंने अदा करना है भी लोगों का। बिल्स करंट महीने के आ चुके हैं, पार्टियों की पेमेंट्स करनी है, मुलाजिमिन को तनख्वाह देनी है। ओह, गुज़िश्ता साल भी मैंने ज़कात नहीं दी थी, खुदा ना खास्ता, इतनी अमाउंट वही बनती है। कुल अमाउंट मिला के सारे बन गया 3 लाख रुपए। जिन चीजों पर ज़कात बनती थी उसकी अमाउंट कितनी बनी? लेकिन जो इसने देना है इसके जिम्मे वाजिबुल अदा है, अल्लाह की तरफ से या बंदों की तरफ से। जो ज़कात इसमें रहती है तो अल्लाह की तरफ से वाजिबुल अदा है और बकिया बंदों की तरफ से। इनकी अमाउंट कितनी बनी? 3 लाख रुपए। बैलेंस क्या निकला? 2 लाख। कुल रकम 5 लाख, मिनहाशुदा रकम 3 लाख, काबिल ज़कात रकम कितनी? 2 लाख रुपए। अब 2 लाख पर ज़कात कैसे निकालें, या किसी भी अमाउंट पर जब ज़कात निकालना हो तो किस तरह निकाले जाए? उसका फार्मूला यह है, कुल रकम को 40 से तकसीम कर देना। टोटल काबिल ज़कात रकम कितनी बन रही है? 2 लाख रुपए। 2 लाख तकसीम 40 कितने निकले? 5,000 रुपए। तो पता चला 2 लाख पर 5,000 रुपए ज़कात निकलेगी। एक कॉलम बनाया, जिन चीजों पर ज़कात बनती है सबकी लिस्ट बना ली, बिल्कुल एक बैलेंस शीट की तरह सबकी लिस्ट बना ली, फिगर लिख लिए। दूसरा कॉलम बनाया, जो ड्यूज हैं, जो आपने देना है लोगों का, वो लिख लिए, या अल्लाह की तरफ से कोई ड्यू बाकी है वो लिख लिया। उसके बाद बैलेंस निकालकर कुल रकम को 40 पर आपने तकसीम कर लिया। यह है ज़कात निकालने का कैलकुलेशन, फार्मूला और तरीका और खुलासा। अब हम उन पॉइंट्स की तरफ आते हैं जो हमने अदायगी ज़कात के हवाले से मतलब सुने थे। अदायगी ज़कात के हवाले से जो शरई पेचीदगियां हैं, तो उन पेचीदगियों पर जो पहला नुक्ता है वो क्या है? नीयत। हर इबादत के अंदर नीयत को बड़ी अहमियत हासिल है। ज़कात के अंदर भी नीयत के हवाले से कुछ मसाइल आते हैं। अगर आपके दिल में नीयत है कि आप ज़कात दे रहे हैं, सामने वाला लेगा नहीं। अगर आप ज़कात बोलेंगे तो ऐसे मौके पर जब सामने वाला सफेद पोश हो, ज़कात के नाम से ना लेता हो और मुस्तहिक भी है, तो आप तोहफा कहकर दे सकते हैं, ईदी कहकर दे सकते हैं, गिफ्ट कहकर दे सकते हैं। बल्कि अफजल है ऐसे मौके पर ऐसा कहना, दिल में ये नियत हो कि मैं ज़कात दे रहा हूं। नियत के हवाले से और भी कुछ मसाइल हैं, बेहतर ये कि आप बाहर शरीयत का मुताला कर लीजिए। दूसरा नुक्ता क्या है जनाब? कर्जे को ज़कात में बहुत ही अहम मसला है और बहुत सारे लोग इसको पूछते हैं कि एक साहब है, उनको 2 लाख रुपए ज़कात निकालनी है, और एक और साहब हैं जिन्होंने इनके 2 लाख रुपए लिए हुए हैं, वो बेचारे दिवालिया हो गए, देने के लिए है ही नहीं। ना सिर्फ इनके लिए हुए हैं, बहुत सारे लोगों के लिए हुए हैं। ये सोचते हैं कि यार मैंने ज़कात भी निकालनी है, मेरे 2 लाख रुपए इन्होंने देने भी हैं, ये मुस्तहिक भी हैं, तो चलो मैं अपने लिख लेता हूं अपने पास कि 2 लाख रुपए जो मैंने कर्जा लेना था वो बस ज़कात में गए। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, और बहुत सारे लोग करने से पहले उलमा से पूछ लेते हैं। जो लोग पूछ लेते हैं वो फायदे में रहते हैं, जो अज खुद अपनी इबादत के मामले में जहमत नहीं करते मसाइल पूछने की, वो खता का शिकार होते हैं और उनकी इबादत ज़ाया हो जाती हैं। देखिए, इस तरह करने से ज़कात अदा नहीं होती। ज़कात, कर्जे को ज़कात में शुमार कर लिया, ज़कात अदा नहीं होगी, बल्कि
शरीयत ये कहती है, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने ज़कात के जो मसारिफ बयान किए हैं उसमें से एक मसरफ ये है कि कोई आदमी कर्ज में डूब गया है, शरीफ फकीर हो गया है और उस पर बहुत कुछ चढ़ गया है, ऐसे आदमी को ज़कात दी जाए ताकि वो अपना कर्जा उतार दे। ये तो चीज अपनी जगह पर है, लेकिन इस तरह नहीं कर सकते जो सूरत बयान की गई। इसका तरीका यह है कि वो 2 लाख रुपए बैंक से निकलवाकर कैश, चेक नहीं या फिर प्राइज बॉन्ड, उन साहब के हवाले कर दिए जाएं जिनके पास आपका कर्जा है, जिन्होंने आपका कुछ देना है, उनके हाथ में दे दें, ये जी आप ले लीजिए, आपके हुए। आप ज़कात कहीं भी जरूरी नहीं है, ये आपको मैंने दिए, आपको मालिक बनाया, आपके हुए, ये आपके हैं। अल्फाज तमलीक, अल्फाज मिल्कियत आप बोले। अब उसके बाद पैसे चले गए, वो मालिक बन गया। अब आप कहिए कि जनाब वो आपने मेरे 2 लाख रुपए देने थे, तो आप अदा कर दें। अगर वो साहब शराफत से देते हैं तो फौरन दे देंगे, आप ले लीजिए। और अगर वो देने के कायल नहीं है मुहज़्ज़ब तरीके से, तो झपटा मारकर छीन लीजिए, निकाल मेरे पैसे, जेब में रख के अपने घर चले जाइए। क्योंकि जिसके जिम्मे आपका हक निकलता है, आप, ये बदमाशी नहीं है, आप एक दायरे में रहते हुए उससे अपना हक ले सकते हैं। तो यूं आपकी ज़कात भी अदा हो गई और आपका जो कर्जा था वो भी अदा हो गया। एक सवाल ज़हन में उठता है कि जनाब वो, ये तो वही पैसा था जो उसको दिया था, वही ले लिया, ये तो पाक पैसा नहीं, हम कैसे लें, कैसे खर्च करें। देखिए, शरीयत ने एक निजाम बनाया है, कवानीन बनाए हैं, हलाल और हराम के असबाब मुकर्रर किए हैं। हजरत बुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की लोंडिया थी। नबी अकरम अलैहि सलाम एक दिन इनके यहाँ तशरीफ ले गए, तो इन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे काशानाए, मेरे घर तशरीफ लाए और मेरे पास सदके का गोश्त आया हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, मैं किस चीज से आपकी खातिर तवाज़ा करूं। और सदके का गोश्त हुजूर अलैहिस्सलाम खाते नहीं थे, आपके लिए हलाल नहीं था। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तेरे लिए सदका था। देने वाले ने जब सदका लेकर आया, उनको दिया, रास्ते में ये सदका था। या कोई ज़कात निकालता है तो वो जब तक उसके पास ना जाए मेल है, जब किसी की मिल्कियत में आ गया तो अब ये उसका मालिक बन गया, अब ये रकम पाक रकम है। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये तेरे पास, तेरे लिए सदका था, मेरे लिए तोहफा है। ये बुखारी शरीफ में हदीस है, मफ़हूम अर्ज़ किया मैंने। तो जब आपने उसको मालिक बना दिया तो वो रकम उसकी हो गई, अब आप उससे बआसानी अपना कर्जा ले सकते हैं। लोगों की ये भी मतलब कि शिकायत होती है कि अभी वो देंगे तो उड़ा देगा, पहले भी उड़ा चुका है, पैसे रखेगा नहीं, जवारी है, फलां है। लेकिन जो तरीका मैंने अर्ज किया, आप दें, एक निशिस्त के अंदर उसको मालिक बनाएं और फौरी तौर पर उससे वापस ले लें। लेकिन ये याद रहे, चेक के जरिए ना दें। जब तक पैसे कैश होकर किसी के पास नहीं आ जाते, ज़कात अदा नहीं होती। चेक देने से ज़कात अदा नहीं हो जाएगी। हाँ, जिसको चेक दिया है उसने जाकर पैसे अपने अकाउंट में डलवा लिए या कैश करवा लिए, उस वक्त ज़कात अदा होगी। इसी तरीके से चेक से हिला भी नहीं होता। अगर कोई ऐसा करता हो तो उसे याद रखना चाहिए कि चेक के जरिए हिला नहीं होता। तीसरा नुक्ता बड़ा ही अहम नुक्ता है कि वो अमवाल जो आपके हैं लेकिन किसी और के पास है, मसलन किसी ने आपसे कर्जा लिया हुआ है, या आपने बैंकों में डाल रखा है, या मकान किराए पर लिया, उसके एडवांस में जमा करवाया हुआ है 1 लाख 2 लाख रुपया,
काबिल वापसी होती है सारी चीजें। या बीसी आप भरे जा रहे हैं, आपकी खुली नहीं रही, तो जो आप भर रहे हैं वो आपका रुपया है, लोगों के पास है। तो ये जो एक कैलकुलेशन फॉर्म हमने डिजाइन किया और आपको बताया गया कि इस फॉर्म के जरिए आप आसानी ज़कात निकाल सकते हैं, ये तो एक सिंपल ही फॉर्म था। एक चीज ऐसी है जिसकी एक अलग से तफसील है कि भाई किसी के पास निसाब का साल पूरा हो गया, मिसाल के तौर पर यकुम शबानुल मुअज्जम को निसाब का साल पूरा हो जाता है उसका, अब उस पर ज़कात निकालना फर्ज है, उस पर ज़कात निकालना फर्ज है। तो और फौरी निकालना जरूरी है, ताखीर नहीं कर सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें ताखीर की गुंजाइश है, वहां ताखीर की जा सकती है। जो रकम आपकी है लेकिन आपने कर्जे में दी हुई है, मसलन किसी ने उधार लिया हुआ है, या पार्टियों के पास पैसे हैं, या प्रोविडेंट फंड में जमा हो रहे हैं, या आपने मकान दुकान के एडवांस में दिए हुए हैं, इन पर भी ज़कात तो फर्ज है। लेकिन जिस तारीख को आपका साल पूरा हुआ उसी तारीख को इन चीजों पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। यानी फर्ज तो हो गई, अदायगी फर्ज नहीं होगी। जब ये चीजें मिलेंगी फिर अगर आपने ताखीर की तो गुनाहगार होंगे, मिलने पर आप पर ज़कात निकालना जरूरी होगी जबकि खुम्स की मिकदार मिले। अलबत्ता वो जो मैंने बैंकों की मिसाल दी है, करंट अकाउंट के अंदर या सेविंग अकाउंट के अंदर जो पैसे होते हैं, इसकी ज़कात निकालना फौरी जरूरी है। आज जिन लोगों ने गलती से डिपॉजिट करवा दिए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, वो नहीं मिल रहे, तो इनकी फौरी जरूरी नहीं होगी, जब वो मिलेंगे तो फिर जरूरी होगी। अगरचे कि ये सारी चीजें जो बयान की गई, प्राइवेट फंड वगैरह 10 साल के बाद मिलते हैं, तो 10 साल की भी निकालनी पड़ेगी आपको। ये नहीं है कि 10 साल के बाद मिली है तो 1 साल की निकालनी है, ऐसा नहीं है। इसलिए बेहतर ये है हर साल ही निकाल दी जाए, मिलने का इंतजार ना किया जाए। लेकिन ये एक छूट है, एक ऑप्शन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि ज़कात में करेंसी निकालना जरूरी नहीं है, यानी करेंसी की सूरत में ज़कात निकालना जरूरी नहीं है कि आप किसी को रकम देंगे, करेंसी देंगे जब भी ज़कात अदा होगी। नहीं, आप ज़कात में अनाज दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, आप दवाइयां दे सकते हैं। मालिक बनाना जरूरी है। नंबर 1 ये कि करेंसी देना जरूरी नहीं है, असासाजात ज़कात में दिए जा सकते हैं, मुख्तलिफ चीजें ज़कात में दी जा सकती हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि जो पैकिंग का खर्चा होगा, जो मजदूरी का खर्चा होगा, जो टैक्सेस होंगे, वो शुमार नहीं होंगे। ये जो इजाफी खर्चे हैं ये शुमार नहीं किए जाएंगे, बल्कि जो उस चीज की वैल्यू है, मिसाल के तौर पर आपने, कोई गरीब आदमी था, जिस तरह सैलाब आया और कपड़े भी नहीं है लोगों के पास, आपने थान लिए कुछ कपड़ों के, आपने दुकानदार से खरीदे 20,000 रुपए के, उसकी जो वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू 20,000 रुपए थी, उसको फिर आपने बंडल में पैक करवाया, 2,000 रुपए वहां खर्च हो गए, 2,000 रुपए भेजने में खर्च हो गए, 4,000 रुपए मजीद ऊपर खर्च हो गए। तो ये नहीं कहा जाएगा कि आपने 24,000 की ज़कात दी, बल्कि जितनी की वो चीज थी 20,000 की थी, तो ये आप पर ज़कात बनती थी 50,000 रुपए, तो अब आप फर्ज करेंगे जी आपने 20,000 रुपए की ज़कात अदा की है। तो जो इजाफी खर्चा जात हैं ये शुमार नहीं किए जाते, टैक्सेस वगैरह भी शुमार नहीं किए जा सकते। बाद लोग दिगर ममालिक में, दिगर शहरों में ज़कात बेचते हैं, तो जो इजाफी एक्सपेंसेस होते हैं उनको शुमार नहीं करेंगे, करंट वैल्यू को शुमार करेंगे। किसी के पास 10 लाख कैपिटल है कारोबार के अंदर, अब उसकी जौजा ने उसे जेवरात दिए, साल अभी दौरान साल ज़कात पूरा निसाब का पूरा साल नहीं हुआ है, तो अब ये जो 5 लाख फर्ज कीजिए कि बीच में दे दिए, जौजा की तरफ से उसको मिले, तो क्या ये भी कैपिटल में शुमार होगा ज़कात के वक्त? असल में जो शख्स एक मर्तबा साहिब निसाब हो गया, अब जो कुछ इजाफा होगा इन चीजों का जिन पर ज़कात फर्ज है, 5 चीजों में जो मैंने बयान की,
तो साहिब निसाब होने के बाद ये चीज़ें अगरचे के एक दिन पहले आए, 6 महीने पहले नहीं, अगरचे के निसाब का साल पूरा होने से एक दिन पहले आए, उन पर ज़कात फ़र्ज होगी, उसको शुमार करेंगे। वालिदैन ने अपनी लड़की के लिए जहेज तैयार कर रखा है, लेकिन शादी में अभी ताख़ीर है और इस जहेज पर साल गुजर गया, तो क्या इस जहेज पर ज़कात फर्ज होगी? इतना समझाया मेरे भाई कि ज़कात सामान पर फर्ज नहीं होती। हाँ, सोना अगर मुराद है, सोने पर ज़कात फर्ज होगी। जो जोड़े, बरी, फर्नीचर, बर्तन पर तो ज़कात फर्ज ही नहीं। करेंसी की सूरत में अब ज़कात किसी के ऊपर फर्ज हुई, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए, अब वो 1 लाख रुपए लेके जिसको शरीफ फकीर को किसी को देने जा रहा है, और रास्ते में अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई डकैती वगैरह, कोई इस तरह का मामला हो जाता है, तो आया अब उसका जो मामला हुआ है, तो अब उसको दोबारा सिरे से ज़कात देनी पड़ेगी कि उसकी ज़कात अदा हो गई? जैद ने पेमेंट करनी थी किसी फैक्ट्री की, माल खरीदा था, अब वो पेमेंट लेके जा रहा है, बीच में डकैती हो गई, पेमेंट अदा हो गई? नहीं होगी। जो पैसे मांगता था वो तो मांगेगा, हर सूरत में मांगेगा। तो ये है अल्लाह का कर्ज, अल्लाह की तरफ से अदायगी हमें का हुक्म दिया गया। तो जब तक वो शरीफ फकीर को मालिक बनाना नहीं पाया जाएगा, ज़कात की अदायगी खिलाएगी नहीं।